कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसे होती है, पहाड़ों के घर कैसे होते हैं। ये पहाड़ों में ज़ाहिर है करीब कोई बड़ी सड़क नहीं होती, कोई बड़े रोड नहीं होते, और इनका ज़राए आमदनी क्या है, ये अपने गुज़र बसर किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों के जो एक देहाती ज़िंदगी है वो दिखाना चाहते हैं कि पहाड़ों की देहाती ज़िंदगी और एक कदीम ज़िंदगी किस तरह से हुआ करती थी। तो आइए मेरे साथ साथ चलिए। ये अब जो व्यू देख रहे हैं ये बादल हैं जो आसमान से नीचे उतरते हुए दरख्तों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और अटकेलियाँ कर रहे होते हैं। आपको ये लगता होगा कि शायद ये 12 महीने ऐसा होता है, नहीं, ये सिर्फ सावन के महीने की खूबसूरती है। सावन के महीने में बादल नीचे आ जाते हैं और यहाँ जो लोगों के घर बने हुए हैं उनके घर का अहाता भी कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये जंगल से लकड़ियाँ काट कर या जो कटी हुई लकड़ियाँ हैं वो लेकर आई जाती हैं ताकि यहाँ पे आग जलाई जा सके, घर का खाना बनाया जा सके और आग की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये लकड़ियाँ जल रही हैं, चूल्हा काम कर रहा है, फंक्शनल है। ये अभी एक पहाड़ों के एक घर में हम मौजूद हैं जो इंतहाई सादा घर है। और अभी ये आप देखिए कि ये एक चूल्हा है, ये कोई स्पेशल चूल्हा नहीं है, ये कोई गारे मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो मेकअप नहीं किया गया, कॉस्मेटिक नहीं इसको किया गया। ये बस एक ब्लॉक इधर रखा है, थोड़ा सा उधर रखा है और दरमियान में लकड़ियाँ रख के और इसको पानी को जलाया जा रहा है। और ये पानी को बेसिकली गर्म कर रहे हैं कि गर्म करने के बाद पानी, यहाँ चश्मों का पानी चूँकि बहुत ठंडा होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये इसको गर्म करके इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसानी महसूस होती है। कई दफ़ा ये बात हुई है कि यहाँ दूर दराज से चश्मों से पानी भर के लाया जाता है और वो बर्तन कौन सा है जिसमें पानी आता है, वो ये बर्तन है। अब ये देखिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में 8 से 10 लीटर होगा, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर का सफ़र करके, 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके सिर्फ 7-8 लीटर पानी लाने में कामयाब होते हैं पीने के लिए, तो फिर आप सोचिए कि ये किस तकल्लुफ़ और किस तकलीफ़ और किस मेहनत तलब एक ज़िंदगी है, कितनी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है। तो ये इन पहाड़ों का हुस्न है, ये इन पहाड़ों की सकाफ़त है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये ब्याड़ का दरख्त है और ये बहुत बड़ा दरख्त नहीं है और शायद आपको लग रहा हो कि ये एक छोटा सा दरख्त है। ये ब्याड़ का जो दरख्त है ना, इसकी तबी उम्र तकरीबन 400-450 साल तक होती है। और ये जो दरख्त लगे हुए हैं, अभी मुकामी आबादी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने, वसीम साहब ने मुझे बताया है कि ये भी तकरीबन 150-160 साल पुराने दरख्त हैं जो अंग्रेज़ दौर में लगे हुए थे और अभी तक बदस्तूर मौजूद हैं। अभी मज़ीद 250-300 साल इनकी ज़िंदगी बाकी है, तब ये ज़मीन के साथ अपनी कुव्वत अलग करते हैं और अपनी तिब्बी उम्र पूरी करते हैं। ये दरख्त, इसकी एक ख़ूबसूरती ये भी है कि ये 12 महीने ऐसे ही रहते हैं। आम तौर पर हम देखते हैं कि मौसम बहार है, मौसम ख़ज़ां है। ये जैसे देखिए अखरोट का दरख्त आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी अखरोट है और ये बड़ा लजीज और मज़ेदार होता है और इस पर भी ख़ज़ां और बहार आती है। लेकिन ये ब्याड़ के जो दरख्त हैं इनके ऊपर ख़ज़ां बहार कोई असर नहीं करती। कहते हैं ना, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहार और ख़ज़ां में एक जैसा ही रहता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहाड़ों की देहाती ज़िंदगी दिखाता हूँ। ये आपने अभी एक घर देखा है, इसके ऊपर आप देखेंगे लकड़ी का बना हुआ घर है, ऊपर टीन के साथ इसको स्लोप की तर्ज पे इसकी छत बनाई गई है ताकि अगर बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल या बारिश हो तो पानी ऊपर ना रुके और नीचे जो लकड़ी है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये इस अंदाज से ये एक आगे बरामदा टाइप और पीछे कमरे बनाए हुए होते हैं। इसके साथ एक छोटा सा किचन होता है, मुमकिन हो सका तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब इस घर के सामने आते आते आप मुझे देखिए, ये आपने इस घर के, मैं बिल्कुल चूँकि सामने खड़ा हुआ हूँ, ये आपने अब मुझे देख लिया। इस घर के बिल्कुल सामने ये फसल लगा हुआ है और ये कुछ फलदार दरख्त लगे हुए हैं। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सेब के दरख्त हैं, आप ये देखिए। और ये खूबसूरत ये सेब के दरख्त हैं जो आपको सेब का फल लगा हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ आमतौर पर हो सकता है कि आपको ये मालूम ना हो कि यहाँ पे ये खेत किस चीज़ के हैं।
ये चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कोई और फसल हो नहीं सकती। इसलिए ये जो मकई, जिसे हम भुट्टा और सिट्टा कहते हैं, कॉर्न इंग्लिश में आप कहेंगे, तो सिर्फ मकई का फसल यहाँ पर होता है। और ये मकई फसल, इसको जब पक जाता है, इसको वो काटते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए भी लेकर आते हैं, और इसको बेचकर जो है वो पैसे हासिल करके दूसरी चीज़ें भी इससे ख़रीदते हैं। ये इंतहाई एक सादा और फ़कीरों वाली ज़िंदगी है, जो आम तौर पर आज से कुछ 100-150 साल पहले की ज़िंदगी हुआ करती थी। और यही इन्हीं खेतों में जहाँ मैं मौजूद हूँ, मकई के अलावा आलू सम टाइम काश्त हो जाते हैं और शलजम काश्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कोई फसल नहीं होता, ना गंदम हो सकती है, ना चावल की फसल हो सकती है, और कोई फसल यहाँ पर नहीं होती। और अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मेरे साथ आइए, कि ये गांव के लोग, ये लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये देखिए आप, जो मैं आपको असल में दिखाना चाह रहा, ये लकड़ियाँ हैं। और ये लकड़ियाँ ज़ाहिर है कि जंगलों से हासिल की गई हैं, और जंगलों से इसलिए हासिल की गई हैं कि यहाँ पे कोई गैस, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं नहीं हैं। तो ये लकड़ी हासिल करके तो इससे जलाने का काम लिया जाता है, अपने खाने बनाए जाते हैं, सालन बनाया जाता है, रोटियाँ पकाई जाती हैं। तो आप ज़रा ये सोचिए कि ये ज़िंदगी कितनी जफ़ाकशी की ज़िंदगी है, और कितनी एक मेहनत वाली ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल है। ये पानी पीने के लिए लेकर आना है, जाके चश्मों से लेके आना है, पहाड़ों से दूर से लेके आना है। लकड़ी, आग जलाने के लिए लकड़ी पहाड़ों से लेकर आनी है, दूर से लेकर आनी है। और बच्चों की तालीम के हवाले से, ये मैं अभी आपको एक स्टूडेंट के साथ मुलाकात करके बताता हूँ कि यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना पड़ता है। सुबह बेचारे उठते हैं और पैदल स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के बाद फिर वापस अपने घरों को आते हैं। तो ये एक बेसिकली असल ज़िंदगी ये है, जो हम लाहौर में, कराची में बैठ के, ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में बैठकर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक जाली ज़िंदगी है, वो एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी है, जो हमें तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जा रही है। असल जो सेहतमंद ज़िंदगी है और नेचुरल ज़िंदगी है कि जब आप अपने फसल को, मकई के फसल को काटते हैं और फिर उसको आटा बनाते हैं, उसको खाते हैं, बच्चे सुबह स्कूलों में जाते हैं, चश्मों के लिए हमारी बहनें और बेटियाँ जाती हैं, पानी लेने के लिए जाती हैं। तो ये एक सेहतमंद ज़िंदगी है और असल ज़िंदगी ये है। और आप डेफिनेटली मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो शहरों के लोगों का एक एज लिमिट है और जो सेहत का तनासुब है, वो हम ये गांव देहातों के लोगों की निस्बत बहुत कम है। हमारे यहाँ तो 65 तक अब लोग मरना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ चूँकि एक सेहतमंद ज़िंदगी है, यहाँ फिर भी एज का थोड़ी आगे तक जाती है। तो बाकी मज़ीद मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको पहाड़ों में बसने वाले जो घर हैं, मैं आपको उनका थोड़ा कल्चर और सकाफ़त दिखा सकूँ। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको उन स्टूडेंट्स से मिलवाऊंगा कि जो स्कूल में देख रहे हैं कि पहाड़ों से, देहातों से लोग स्कूल में 6-6 किलोमीटर का सफ़र तय करके, 8-8 किलोमीटर का सफ़र तय करके बच्चे पहुंचते हैं और छुट्टी के बाद फिर उसी तरह वापस जाते हैं। तो मेरे साथ ये हसीब मौजूद हैं, ये मुकामी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? हसीब। हसीब, ये बताओ कि आपके स्कूल में सुबह कितने बजे स्कूल लगता है? सुबह 7:30। 7:30। और जो आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं, आपके क्लास फेलोज वगैरह आते हैं, वो कितनी दूर दूर से आते हैं? वो 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से ज़्यादा आते हैं। वो सुबह 6 बजे वो वहाँ से घर से निकलते हैं। घर से 6 बजे निकलते हैं। और फिर जब छुट्टी कितने बजे होती है? छुट्टी 1:30 पे होती है। और फिर वो वापस कितने बजे पहुँचते होंगे? वापस 4 बजे तक। ओह गॉड, यानी कि 1:30 बजे छुट्टी होती है और 4 बजे फिर वापस जाते हैं। आपका जो स्कूल है ये कौन सी क्लास तक है? ये सेकंड ईयर तक। सेकंड ईयर तक है। तो इट मीन कि जो आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे वो भी इतनी दूर से आते होंगे? जी, दूर से ही आते हैं। तो वो अपना खाना घर से लेकर आते हैं या वापस जाकर खाते हैं? नहीं, इधर है ना, वो क्या नाम है, छोटी सी दुकान है, वहाँ पे 20 के चावल देते हैं, वो सब गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, 20 रुपए के चावल खाते हैं वो, क्या बात है। आपका नाम? मेरा नाम खिज़र हयात। खिज़र हयात जी। खिज़र, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, तो आप यहाँ से, आपका जो स्कूल है कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रास्ता है। और हम सुबह 6 बजे से घर से निकलते हैं। और जो दूर दराज से लोग आते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, और जो काफ़ी सफ़र तय करके आते हैं और इधर पढ़ाई करने के लिए आते हैं।
और वापस में जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं वो। अच्छा ये बताइए, अभी मैं आपके आने से पहले बता रहा था कि यहाँ जो पीने का पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो चश्मों से लाना होता है, तो यहाँ से चश्मा कितनी दूर है तकरीबन? चश्मा वो भी काफ़ी दूर है, और हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो माएँ हैं, वो काफ़ी बाज़ार से गुज़र के जाती हैं वो, तो इनसे इधर सिर्फ इधर पानी का मसला है, बहुत पानी का मसला है। इधर हम बारिशों का इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो तब पानी होता है। तो खिज़र क्या समझते हो बेटा कि इसमें हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले कर सकती है आपको पानी दस्तयाब करने के लिए, आप तक पानी पहुंचाने के लिए? अगर करें तो कोशिश करें तो वो पानी दे भी सकते हैं, अगर इधर बोरिंग कराई तो पंप अगर दे दो हमको तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत मुश्किल से हम इधर पानी भर के लाते हैं दूर दूर से। नहीं, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे बोरिंग का सिस्टम कर दे, पंप वगैरह लगा दे, तो जो ये पहाड़ों पे आबादियाँ हैं उनको पानी पहुँचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, और जो मुश्किल तय करके जाते हैं ये उनके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, तो आपको लगता है कि ये स्कूल भी ज़्यादा होने चाहिए, करीब आबादियों के होने चाहिए? हाँ ये तो होना चाहिए। इधर तो एक स्कूल है जो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, सरकारी स्कूल एक ही है। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं कुछ? नहीं है, प्राइवेट कोई नहीं है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल नहीं है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जितने भी अजीम और बड़े लोग बेटा दुनिया में आए हैं वो इसी कोशिश से गुजरे हैं। सब ने इतनी ही मेहनत की है, इसी तरह से दूर दूर से पानी भर के लाए, दूर दूर पैदल जाते रहे, और वही बाद में बड़े लोग बने हैं। और इंशाल्लाह आप भी बड़े इंसान बनोगे, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए ग्रेट पर्सन इन सोसाइटी इंशाल्लाह अज़ीज़। देखा है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चा लोग हैं, और मैं ये बात कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, सच्ची बात बताऊं कि हमारे लाहौर, गुजरांवाला और ये कराची के और ये बड़े शहरों के लोग जब माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि ये उस दुकान से ये फ़लाँ चीज़ ले आ, तो वो कहता है मैं थक गया हूँ, वो कहता है मैं थक जाता हूँ। मेरे ख़्याल में इन दो बच्चों की गुफ्तगू से उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन और सबक है कि आप अपने घर से उठ के बाहर दरवाज़ा खोलने जाने तक वो बच्चे हमारे थक जाते हैं, लेकिन ये 4-4, 5-5 किलोमीटर जाते हैं स्कूल में, और उतना ही 4-4, 5-5 किलोमीटर वापस आते हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को, और इसमें बहुत सारे हम सब के लिए एक सबक है। थैंक यू वेरी मच।